बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा टॉपिक है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लेक्चर नंबर 12। लुक एट पेज नंबर 49। जी आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। नील बोहर ने भी एक एटम का मॉडल दिया था, जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने जो मॉडल दिया था बेसिकली उन्होंने करेक्शंस की थी, जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, उसको ठीक करने के लिए एक और मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, जिसे हम कहते हैं जी नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में तो एक डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये ज़रूर एनर्जी इमिट करेंगे। जो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट ये इलेक्ट्रॉन जो है सम टाइम कुछ अरसे बाद जो है दे मे फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो एज ए रिज़ल्ट एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ये एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। दूसरा डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली उनको देना चाहिए था जी कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करें, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं। अब ये दो डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे, इन दोनों की करेक्शन की थी नील बोहर ने थ्रू हिज एटॉमिक मॉडल। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो उन्होंने प्लांक्स आइडिया के बेसिस पे दिया था। व्हाट इज़ द प्लांक्स आइडिया? प्लांक वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने एनर्जी से रिलेटेड एक अपना थ्योरी दी थी, ये एक आइडिया दिया था। वो क्या थ्योरी थी? वो कहती है कि एनर्जी जो है, जो लाइट एनर्जी है, वो डिपेंड करती है उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोड्यूस होगी। और यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू V। V यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, E एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, जबकि H जो है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांक्स के E इज़ इक्वल टू HV। अच्छा, ये तो प्लांक का आइडिया था। हम कह रहे हैं कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो बेस करता था प्लांक्स के आइडिया के ऊपर कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी क्वांटाइज्ड, व्हाट इज़ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एनर्जी जो होती है और डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फिक्स होगी। क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स, ठीक है जी। अगर आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्बिट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। नील बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं और जब वो रिवॉल्व करते हैं हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज यानी फिक्स होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट में वो ना ही एनर्जी को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। तो जो फर्स्ट डिफेक्ट था रदरफोर्ड मॉडल का कि अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे, वो उन्होंने कहा था इट वॉज नॉट ट्रू। एनर्जी तभी वो आप कह लें गेन करेंगे या लॉस करेंगे जब एटम एनर्जी लाइट फॉर्म में या लाइट एनर्जी की सूरत में किसी भी सूरत में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो तब जाके इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेते हैं तो वो किसी भी एक लेवल से आपको मुख्तलिफ ऑर्बिट्स या जिनको हम लेवल भी कहते हैं एक से दूसरे में जंप कर सकते हैं। तो ये थी नील बोहर का एटॉमिक मॉडल शो कर रहा है, यानी आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी लेवल एंड नॉट रेडिएट एनर्जी। कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते जब वो फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तब ही सिर्फ रेडिएट करते हैं एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो बिल्कुल नज़दीक जो सबसे पहले ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी, लेकिन न्यूक्लियस से जो दूर होगा जो ऑर्बिट या लेवल उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब कहते हैं कि अगर एनर्जी तभी लॉस होती है जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है। फॉर एग्जांपल हायर एनर्जी लेवल ये है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो अगर एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट में आना चाहेगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी को लॉस कर देगा, तो एज ए रिज़ल्ट वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इट मस्ट गेन एनर्जी, ठीक है जी। वो एनर्जी को गेन करके तभी वो एक लेवल से ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड क्वांटा एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उन्होंने कहा था जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, ये लॉस हो रही है या गेन हो रही है, उसको उन्होंने क्वांटा कहा था। जैसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में प्लांक्स ने कहा था एनर्जी के बारे में, और ये जो क्वांटा एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड कर रही है। प्लांक्स ने भी यही कहा था कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करे, जिसे म्यू से जाहिर किया था। इसलिए हम इसको नील बोहर के को अगर हम लिखें लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी की सूरत में हम कह सकते हैं कि डेल्टा ई दैट इज़ इक्वल टू E2 - E1। E2 से मुराद है जी ये एनर्जी लेवल।
वन एनर्जी लेवल और दूसरा एनर्जी लेवल, यानी एक एनर्जी लेवल से जब दूसरी एनर्जी में लॉस करके जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एनर्जी को माइनस करेंगे एक एनर्जी लेवल से दूसरे से, तो हम कह सकते हैं इट इज़ E2 माइनस E1। उसने कहा था कि ये एनर्जी को जो लॉस का है इट इज़ इक्वल टू HV। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बराबर है। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांक्स के आइडिया पे बेस था। क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि अगर एनर्जी लॉस होता है तो वो भी डिपेंड करता है क्वांटा की सूरत में, और वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में। जैसे कि लाइट की एनर्जी की जो लॉस होती है वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपका होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13।